खुशी पवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस समय जो है वो आपका सिलेबस डिजाइन टर्म 1 और टर्म 2 के देखते हुए किया गया है। टर्म 1 में जो आपको चैप्टर आने वाला है वो है लाइफ प्रोसेस। अभी क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है जिससे हम सर्वाइव कर सके। क्या मॉर्निंग में जगना से लेकर रात को सोने तक का जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस है, उसमें हम लोग जो है कई तरह के वर्क करते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो ट्यूशन जाना, ट्यूशन आना, गेम खेलना, ठीक है, और जो भी हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी है जिसके कारण हम सर्वाइव कर रहे हैं, क्या वो लाइफ प्रोसेस है? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमारी लाइफ को अर्थ पे सस्टेन कर सके, जो हमारी लाइफ को अर्थ पे सर्वाइव करा सके, जिसके कारण जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पर सस्टेन प्रॉपर तरीके से कर सके, वो लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में सबसे फर्स्टली होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसके थ्रू हम फूड लेते हैं। रेस्पिरेशन, हम फूड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कम्प्लीटली बर्न हो या कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो, ठीक है। रेस्पिरेशन के बाद हमारी प्रोसेस होती है बॉडी में ट्रांसपिरेशन, जिसमें हमारा हार्ट पंपिंग करता है ब्लड को, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में, हर सेल को, हर तरह के टिश्यू को, ठीक है। और लास्ट में होता है एक्सपिरेशन, जिससे हम वेस्ट चीजों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये 4 प्रोसेस मिलकर बनता है हमारा लाइफ प्रोसेस। अब क्वेश्चन उठता है कि हमारे सिलेबस में, हमारे चैप्टर्स में न्यूट्रिशन फर्स्ट क्यों, रेस्पिरेशन फिर क्यों, देन ट्रांसपिरेशन, देन एक्सपिरेशन। हम सबसे पहले एक्सपिरेशन भी तो पढ़ सकते हैं, हम उसके बाद ट्रांसपिरेशन पढ़ सकते हैं, देन उसके बाद हम न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को एक जो है सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किया गया है। जब तक हम फूड नहीं लेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रिशन कैसे होगा? जब तक हम अपने फूड को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, तब तक हमारा फूड डाइजेस्ट कैसे होगा या कम्प्लीटली जो है फूड बर्न होकर एनर्जी कैसे मिलेगी? फिर होता है ट्रांसपिरेशन। जब तक फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक हमारा जो फूड है वो ब्लड में कन्वर्ट कैसे होगा? जब जाकर वो ब्लड में कन्वर्ट होगा देन हमारा हार्ट जो है वो ब्लड की क्या करेगा, पंपिंग करेगा। और जब ब्लड की पंपिंग करेगा देन हमारी बॉडी में जितनी भी एक्सक्रिएटेड, इवन जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से लास्ट में थ्रोन आउट होंगे, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिशन को फर्स्ट, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपिरेशन स्टडी करेंगे एंड लास्ट में एक्सपिरेशन। ओके, मैंने आपको ओरली तो समझा दिया कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सपिरेशन वर्ड, ठीक है। बट हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के लिए अगर हम पूरे ओवरऑल चैप्टर देखें तो इंट्रोडक्शन ये कहता है कि सबसे फर्स्टली क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, हम क्यों लेते हैं न्यूट्रिशन। तो ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। न्यूट्रिशन कोई भी न्यू टॉपिक नहीं है। जिस दिन से हमने ईवीएस पढ़ना स्टार्ट किया है, साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हम न्यूट्रिशन से अच्छे से इंट्रोड्यूस है कि आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, प्रोटीन का नाम सुना होगा, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिशन जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में जो है वो लेते हैं। या फिर आपने नाम सुना होगा एक बैलेंस डाइट का कि व्हाट इज द बैलेंस डाइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिज्म नीड मटेरियल। कैसे मटेरियल, ठीक है, कैसे मटेरियल? सो प्रोटीन है, अदर सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। सो ऑर्गेनिज्म नीड मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडीज के लिए जो वो आउटसाइड से लेते हैं। या तो वो प्लांट से लेते हैं या तो वो एनिमल से लेते हैं, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो किसी न किसी चीज पर आउटसाइड डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म नीड मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। क्यों ले रहे हैं, ठीक है, ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए बॉडी में प्रोटीन एंड द अदर सब्सटेंस लाइक द कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की बॉडी को नीड होती है। तो इन सारी चीजों के लिए हमारी बॉडी जो है वो आउटसाइड से ऑर्गेनिज्म इन सारी चीजों को, रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉर दिस न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट इन अवर बॉडी। तो इसलिए न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। अब हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे। हम अपने अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाट डज द मीन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द न्यूट्रिशन। तो देखते हैं हम आगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने अपने
प्रीवियस टॉपिक में ये देखा कि व्हाई डू वी नीड टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए आउटसाइड से जो है वो फूड लेते हैं, फूड इंटेक करते हैं। अब एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट इज अ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, हम जितना भी डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं, रनिंग, लर्निंग, स्टडी, ठीक है, देन जंपिंग, जो भी हम जितना भी हम वर्क करते हैं उन सारे वर्क के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारी बॉडी में इस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें जरूरी होता है न्यूट्रिशन, जो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन लेना हमारी बॉडी की जो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। मैंने अपने वीडियोस में हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को क्लियर किया है। अब आपने ये सुना होगा कि व्हाट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस, सुना भी होगा, नहीं भी सुना है। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन इंटेक लेने की प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, वो दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या, जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है उसे हम कैटाबॉलिक कहते हैं। और जैसे ही हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है वैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। ठीक है, जिस तरह से आपने सुना होगा कि हमारे पूरे शहर को, हमारी पूरी सिटीज को, पूरे टाउन को, पूरे विलेज को जहां से लाइट का जो है वो ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं पावर हाउस। तो आपने क्लास 9th में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी का जो पावर हाउस है वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जहां पर एनर्जी का जो है वो स्टोर होता है। और हमारी को जितनी भी एक्टिविटीज करनी है अपने पूरे डेली रूटीन में, उस एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि व्हाट डज द मीन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो फूड को इंटेक करती है। ठीक है, पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोसेस, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक में जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है उसे हम कैटाबॉलिक कह रहे हैं। देन एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम एनाबॉलिक प्रोसेस कह रहे हैं। सो द फूड दैट वी ईट हैज न्यूट्रिएंट्स इन विच प्रोवाइड द एनर्जी। तो हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्रोसेस, न्यूट्रिशन की प्रोसेस में, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो हम अपने फूड में लेते हैं, जो हम अपने न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को जो नीड है एनर्जी के लिए वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट सोर्सेस है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमें आलू से, हमें गेहूं से, जो है चपाती से, ठीक है, जितने भी सीरियल्स फूड्स है उनसे हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और 90% हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से जो है मिलती है। तो एनर्जी का एक अच्छा सोर्स जो है हमारी बॉडी के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी फूड में एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है, जो हम ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। देन सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट के बाद वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए भी जो है वो डिफरेंट सोर्सेस है, जैसे कि हमें प्रोटीन एग से, हमें प्रोटीन नॉनवेज से, देन हमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जितनी भी दालें है, मिल्क है, ये सारे चीज वगैरह प्रोटीन के जो है वो सबसे अच्छे सोर्स है। और प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारी सेल्स को, हमारी डेड सेल्स को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, और हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद आता है प्रोटीन, ठीक है। देन फैट्स, फैट्स का अमाउंट हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जरूरी है। फैट्स एक्चुअली इतने अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जितना फैट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना तो हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर हम अपने खाने में एक्स्ट्रा फैट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब न करते हुए हमारी बॉडी में जितने भी एरियोलर टिश्यूज है, जो बीथ ऑफ द स्किन प्रेजेंट होते हैं, वहां पे फैट जो है वो धीरे धीरे डिपोजिट्स होते जाता है। और एंड लास्ट हमें कॉज करता है ओबेसिटी। ठीक है, कि आप अपना डबल चीन का बात कर लीजिए, आपका जो टमी पोर्शन है जहां पे भी एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट है, आपका थाई वगैरह, वहां पे जो है वो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी डिपोजिट्स कर देती है, जिसके कारण हमें ओबेसिटी कॉज होती है। तो हमें सबसे कम जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल में जो जरूरी है वो होता है फैट्स। ठीक है, देन उसके बारी आती है विटामिन की। विटामिन जो है वो आपको डिफरेंट फ्रूट्स है
जो है वेजिटेबल से आपको विटामिन मिलते हैं, और विटामिन जरूरी है हमारी बॉडी को डिफिशियंसी से डिफेंस करने के लिए, हमारी बॉडी को जो है डिसीज फ्री रखने के लिए, हमारी बॉडी को डिसीज से बचाने के लिए हमें विटामिन जरूरी है। और सबसे लो कंटेंट जरूरी है हमारी बॉडी को, वो है मिनरल्स। मिनरल्स जो हमें वाटर से मिलता है, तो मिनरल्स हमारी बॉडी को सबसे लो कंटेंट में, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स है वो एक्चुअल हमारे न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। तो ये तो बात हुई टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। अभी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हमने ये देखा कि इतने न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर हमारी जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन, जिसे हम एक बैलेंस डाइट भी मानते हैं कि हम एक ऐसा खाना ले, एक ऐसा फूड ले अपने डेली लाइफ में जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, वो प्रेजेंट हो, जो हमें एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करे अपने वर्कआउट के लिए। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बेस पर कि वो किस किस टाइप का फूड ऑब्टेन करते हैं। देखिए, हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो एनिमल्स प्रेजेंट है। हमारी अर्थ पर एक चींटी से लेकर एक अमीबा से लेकर जो है वो बड़े बड़े से लार्ज एनिमल्स भी प्रेजेंट है, जिनका फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि हम प्रॉपर तरीके से खाना जो है वो इंटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो डेड डिकेइंग चीजों से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। अगर हम बात करें कार्निवोर्स एनिमल्स की, तो कुछ फ्लैश ईटर्स होते हैं। अगर हम बात करें मॉस्किटोज की, तो वो डाइजेस्ट फूड, मतलब हमारे ब्लड को शक करते हैं, जिनके लिए उनके पास शकल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका फूड इंटेक करने का तरीका जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल डिफरेंट टाइप से फूड को ऑब्टेन करते हैं, जो हम आगे की आने वाले टॉपिक में जानेंगे कि उनका फूड ऑब्टेन करने का तरीका क्या क्या होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसके बेस पे टू टाइप्स है। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में ये देखा कि दो तरह के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड दी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉपिक जो है प्रिपेयर करना, तो जो खुद से प्रिपेयर करे अपना फूड, जो सेल्फ प्रिपेयर करे अपना फूड, वो किस तरह का न्यूट्रिशन हुआ, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी आप लोगों के लिए कोई न्यू थिंग नहीं है, ठीक है, इस वर्ड से भी आप अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा इस न्यूट्रिशन के बारे में कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन वन थिंग मैंने अभी आपको यहाँ ये क्लियर नहीं किया है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड इस प्रोसेस के थ्रू क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आपको और दिखाई दे रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है। तो वो जो भी ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के थ्रू लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके ही अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो सबसे जरूरी थिंग है वो है क्लोरोफिल। वैसे तो इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो हमारा मेन थिंग है जो इस प्रोसेस के लिए जरूरी है वो है क्लोरोफिल। सो दैट इज हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट। इस क्लोरोफिल जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये सोलर एनर्जी मतलब कि सन एनर्जीज को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, मतलब कि ग्लूकोज में, जिससे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर ये अब मैं क्लियर करने जा रही हूँ कि ये जो प्रोसेस है वो होती है ग्रीन प्लांट्स में। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम ये ग्रीन प्लांट्स में ही होती है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स में नहीं होती है। नहीं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। और अब मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया कि इस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल एक बहुत जरूरी जो है वो एलिमेंट है यहाँ पर। सो ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई एनिमल और कोई ह्यूमन बीइंग के पास ये जो पिगमेंट है, मतलब जो क्लोरोफिल है, वो नहीं होता है। सो डोंट हैव एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट मीन्स क्लोरोफिल। इसलिए ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है कि क्या ह्यूमन बीइंग या कोई दूसरा एनिमल अगर इस प्रोसेस का यूज कर जो है वो अपने फूड को ऑब्टेन करे, तो इज इट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम या कोई अदर एनिमल जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन हो जाएगा कि एग्जांपल में कि इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जिनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के साथ साथ उन सब में कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स भी जो है वो एज ए पिगमेंट प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन इन सभी में जो है वो क्लोरोफिल एक बेस्ट पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी अब्सेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर हम पूरी ओवरऑल, वैसे तो हम आपको आगे बताएंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्या होगी, बट अभी आप यहाँ जान लीजिए कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज कर जो पौधे हैं वो अपना फूड, जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये जो ओवरऑल न्यूट्रिशन है वो कहलाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस लेते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता है। देन हम जानेंगे अब कि व्हाट इज ए हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, हमने ये जाना कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने ये देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर कर रहे थे उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कह रहे थे, और इस तरह का न्यूट्रिशन लेने वाले सारे ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जिसमें हमने देखा कि जितने भी ग्रीन प्लांट है वो इस प्रोसेस का यूज कर जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब वो ग्रीन कलर के प्लांट में से क्या होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उनमें एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है और प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने में एक अच्छा पार्ट प्ले करता है। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। हेटेरो का मीन्स होता है डिपेंड ऑन अदर्स, तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं, या मैं कहूँ कि जो अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो इस तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं या लेते हैं उन्हें हम उस तरह का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल की कमी होती है। क्लोरोफिल के साथ साथ उनके पास कोई दूसरा भी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं और अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो इस प्रोसेस का यूज कर अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो उन्हें अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए या अपने फूड को इंटेक करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे कौन से वो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो सभी प्लांट्स जो ग्रीन नहीं है या जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है या जिनके पास कोई अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, मतलब जितने भी ऑल नॉट ग्रीन प्लांट्स है वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो दूसरे एनिमल्स है जो भी इस प्रोसेस को पार्ट नहीं कर सकते हैं वो सभी किस तरीके से अपना फूड लेंगे, तो वो सभी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट मोड ऑफ जो है फूड इंटेक करने की प्रोसेस है कि हेटेरोट्रोपिक को भी किन्हीं चीजों में डिवाइड किया गया है कि अब ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो करते हैं, पर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी कई सारे पार्ट है। कोई सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है, कोई पैरासाइटिक होता है, कोई होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप पहले से ही अच्छे से इंट्रोड्यूस है, पर कुछ न्यू थिंग भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी, कुछ न्यू टर्म्स आपको जानने को मिलेगी, कोई न्यू प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलेगी। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के में इंक्लूडेड है। आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स के। हेटेरोट्रॉप्स को भी डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट्स और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट से तो आप अच्छे से इंट्रोड्यूस होंगे। होलोजोइक यहाँ पर एक न्यू प्रोसेस है, एक न्यू टर्म्स है जिनके बारे में आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है या कौन से ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स होते हैं ये हम देखेंगे। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड
जो डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, सड़ी गली चीजों से लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, अब इससे एक बेनिफिट भी यही है कि ये अपना फूड तो सड़ी गली चीजों से लेते ही है, लेकिन साथ साथ इन्वायरमेंट की क्लीनिंग भी प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। जैसे कि जब भी आप सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, कोई कागज, कोई सड़ी गली पत्तियां, कोई वेजिटेबल पील, फ्रूट पील जब भी अपने घर के यार्ड में फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि विद इन द आवर्स या नेक्स्ट डे आपको वो सभी सड़ी गली चीजें वहां पे नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हमारी अर्थ में, हमारी सॉइल में ऐसे कई सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप ये तो जानते ही है कि सॉइल को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होम कहते हैं। तो सॉइल में कई तरह के ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं कि इन सड़ी गली चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल वन में, जिससे ये अपना फूड भी ले लेते हैं, साथ ही साथ जो है हमारे इन्वायरमेंट की क्लीनिंग भी प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो हमारे इन्वायरमेंट गंदगी से भर जाता। ठीक है, जिसके कारण यहाँ हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता, अच्छे से पॉल्यूटेड हो जाता हमारा इन्वायरमेंट, जहाँ पर हमारा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये अपना फूड तो लेते ही है, साथ में हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट की प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म इस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। आगे देखते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो पैरासाइट्स में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर या होस्ट बॉडी के बाहर रहकर अपना फूड इंटेक करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि मॉस्किटो क्या करता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड को इंटेक करता है, मतलब हमारे ब्लड को शक करता है और अपने फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसके अलावा हमारे हेड पर होने वाली लाइसेंस मतलब कि जू जो क्या करती है, हमारे ब्लड को शक कर लेती है और अपने फूड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जू को तो फायदा हो जाता है, वो तो अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल अच्छे से कर लेती है, पर बदले में हमारा तो नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो हमें बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशंस में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो डिफरेंट दो ऑर्गेनिज्म जो साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, उन्हें हम सिम्बायोटिक पैरासाइट्स कहते हैं, और इस तरह से जो रिलेशन होता है उन्हें हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो ओवरऑल हमने सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट्स देखा। सेप्रोफाइटिक वो जो डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले रहे हैं, कैसे लेते हैं, तो इनकी बॉडीज में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करके इनकी बॉडी आसानी से उस फूड को क्या कर लेती है, इंटेक कर लेती है। पैरासाइट्स में हमने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी के सरफेस पर इन और आउट रहकर अपने फूड को लेते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, और इस तरह का न्यूट्रिशन जो है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हमारे पास होलोजोइक पढ़ना बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि सिम्बायोटिक पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि सिम्बायोटिक पैरासाइट्स मतलब कि क्या। देखिए, अब है हमारे पास टॉपिक सिम्बायोटिक पैरासाइट्स। अभी हमने पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा कि वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बॉडी के इन और आउट सरफेस पर होकर अपना फूड इंटेक करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, और इस तरह का न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्बायोटिक पैरासाइट। यहाँ पर एक वर्ड है सिम्बायोटिक। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें हम एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाए। हम एक दूसरे को मीन्स जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है वो साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, उन्हें हम सिम्बायोटिक रिलेशंस कहते हैं। तो सिम्बायोटिक पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जिसमें बोथ द पार्टनर्स आर म्यूचुअली बेनिफिट है। जैसे कि ई कोलाई इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन एज इट ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द अवर बॉडी, कि हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी से क्या कर लेता है, फूड को ऑब्टेन कर लेता है। अब ये तो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, बदले में ये ह्यूमन बॉडी को क्या बेनिफिट दे रहा है, तो ये ह्यूमन बॉडी में कई तरह के मिनरल्स जो है वो सिक्रेट करता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया ने एक पैरासाइट्स का काम किया और ह्यूमन इंटेस्टाइन ने एक होस्ट का काम किया। तो ओवरऑल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को अगर हम वर्ड में डिफाइन करें तो सिम्बायोटिक जिसमें कि ई कोलाई और ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है वो एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल है, जो एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक
दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, उन्हें हम सिम्बायोटिक पैरासाइट्स कहते हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड ई कोलाई जो है वो इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं। ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन से अपने फूड को इंटेक्ट करता है, बदले में ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई जो है वो कई सारे यूजफुल मिनरल्स का सिक्रेट करता है। तो अभी हमने जाना सिम्बायोटिक पैरासाइट। अब हम बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की, जो आपके लिए एक नई टर्म, एक नई प्रोसेस होगी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन क्या। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, अब हमारे पास टॉपिक है होलोजोइक मोड। होलोजोइक मोड क्या होता है? ठीक है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इवन हम भी जो है वो इसी न्यूट्रिशन जो है या इस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अब वो 5 जो सीक्वेंस है या जो स्टेप्स है वो होगी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। जैसे कि क्या होता है, अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो जब हमारी मम्मी हमें जो है फूड सर्व करती है, ठीक है, या जब हमें थाली परोस के देती है खाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले खाने को इंटेक करते हैं, मतलब हम खाना लेते हैं और अपनी बकल कैविटी मतलब उसे अपने माउथ में रखते हैं। देन जब हम खाने को च्यू कर लेते हैं, तो च्यू करने के बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडी खाने को डिफरेंट एंजाइम का यूज करके क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है, जो हम अपनी अगली प्रोसेस या अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मैन। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी जब प्रॉपर तरीके से फूड को डाइजेस्ट कर देती है, उसके बाद फूड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। हमारी बॉडी की हर सेल फूड को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा कि हमारी बॉडी ने जो भी फूड को एब्जॉर्ब किया उसका वो यूज करेगी डिफरेंट वर्क करने के लिए। आप जानते ही है कि खाना खाने जो है वो क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि डेली रूटीन में हमारा जितना भी वर्कआउट होता है, हमें जितनी भी एनर्जीज लगती है डेली रूटीन में वर्क करने के लिए, वो सब हमें फूड से मिलती है। तो यहाँ पे कहने का मीन ये है कि हमारी बॉडी, हमारी सेल ने जितना भी खाना, जितना भी फूड को एब्जॉर्ब किया है, उसे वो क्या करेगी, यूज करेगी, जिसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। और लास्ट में क्या होगा इस सीक्वेंस के, कि हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है, या हमारी बॉडी का वो फूड जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसे वो क्या कर देगी, इजेस्ट कर देगी, जिसे हम कहेंगे इजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये 5 सीक्वेंस, ये 5 स्टेप्स मिलकर बनता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आता है मैन। अब मैन में भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, उनमें हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स है। देखिए आप यहाँ पर कि ये जितने भी हमने ऑर्गेनिज्म यहाँ पे शो किए हैं, इनका फूड लेने का तरीका अलग अलग है। हार्बीवोर्स प्लांट ईटर माने जाते हैं, कार्निवोर्स फ्लैश ईटर्स होते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं। ओमनीवोर्स जिसमें दोनों आते हैं, जो प्लांट ईटर्स भी होते हैं, फ्लैश ईटर भी होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये सभी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो चाहे अलग अलग हो, प्लांट ईटर हो, फ्लैश ईटर हो या दोनों हो, लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा कि वो जिस भी वे में अपना फूड इंटेक करते हैं वो ये 5 सीक्वेंस को, 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर तरीके से फूड को लेना। अभी हमने जब सेप्रोफाइटिक पढ़ा तो हमने डायरेक्ट बात कर दी कि वो स्टडी गली या डायटिकिंग मैटर से अपना फूड ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। हमने पैरासाइट्स पढ़ा तो भी हमने सीक्वेंस की बात नहीं करी, हमने ये नहीं कहा कि किस तरह से मॉस्किटो, किस तरह से लाइस जो है वो अपने फूड को डाइजेस्ट करेगी। हमने तो ये कह दिया कि वो ह्यूमन बॉडी की या होस्ट की बॉडी के इन और आउट सरफेस पर होकर अपने फूड को क्या करेगी, इंटेक्ट करेगी। पर जब हमने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा तो हमने क्या देखा कि एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर सीक्वेंस तरीके से हम फूड को क्या कर रहे हैं, इंटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें इंजेशन है, जिससे हम फूड को इंटेक्ट करेंगे, हमारी बॉडी देन फूड को डाइजेस्ट करेगी, डाइजेस्ट किए हुए फूड को वो एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब किए हुए फूड को वो एसिमिलेट करेगी, इट मीन्स वो यूज करेगी, एंड अनडाइजेस्टेड फूड है उसे वो क्या कर देगी, थ्रोन आउट कर देगी, बाहर कर देगी। तो ये 5 स्टेप्स मिलकर बनता है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन या मैन। देखिए, इस वीडियो की हेल्प से मैंने अपने सभी वीडियोस में, अपने पूरे चैप्टर्स में आपको छोटी से छोटी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, हमने सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजों को समझने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, जो लाइफ प्रोसेस का एक सबसे हैवी पार्ट है। ठीक है, एक वेटेज वाला टॉपिक है जहां से कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ इस चैप्टर का। तो हम देखें कि मैन एक हेटेरोट्रॉप्स है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैन जो है
वो हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स होने के साथ साथ वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ये भी हमें पता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पार्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड। ये दो पार्ट्स की हेल्प से हमारी बॉडी जो है वो हमारे फूड का कंप्लीटली ब्रेक डाउन करती है, जिसमें हम पूरा डिटेलिंग में देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन से पार्ट आते हैं बॉडी के जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन से पार्ट आते हैं हमारी बॉडी के जो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, जो स्टार्ट होती है हमारी बकल कैविटी, हमारे माउथ से और एंड अप होती है एनस पे। तो अब हम देखते हैं डिटेलिंग में कि एलिमेंट्री कैनाल में वो कौन कौन से पार्ट है, ठीक है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल को मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है, ठीक है। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हम हर एक पार्ट को इलाबोरेट करेंगे, हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो एक फ्लो चार्ट है वो ये कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला आता है माउथ, जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी में टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, हमारे जॉ सब मिलकर बनता है पूरा बकल कैविटी। सेकंड नंबर पर आता है ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा फूड जो है वो एक पेरिस्टलिक मूवमेंट के थ्रू जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। जस्ट ईसोफेगस या फूड पाइप के बाद आता है स्टमक। स्टमक जो एक जे शेप का ऑर्गन है, जहाँ पे हमारा फूड जो है वो 10 to 15 आवर्स के लिए रहता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे फूड को पार्सली डाइजेस्ट करते हैं, फुली डाइजेस्ट नहीं करते हैं। जस्ट स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है पर एक लॉन्ग कॉइल्ड है, जहाँ पे फूड हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। नाम से लार्ज इंटेस्टाइन है बट एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन ये थोड़ा सा शॉर्ट बट वाइड है, ठीक है। और फिर बारी आती है एनस की, जहाँ से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट हो जाता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में है डियोडिनम, जेजुनम, इलम, जो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रोल प्ले करता है, जहाँ पे फूड का अलग अलग तरीके से डाइजेशन होता है। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में केकम, कोलोन और रेक्टम आते हैं, जहाँ से भी जो है अनडाइजेस्टेड फूड किस तरह से थ्रोन आउट होता है हमारी बॉडी से, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एक फ्लो चार्ट था। अब हमें हर एक पार्ट को जो है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, ठीक है, जहाँ से कई सारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। देन एलिमेंट्री कैनाल के बाद बारी आएगी एसोसिएटेड ग्लैंड की, जिसे भी हम डिस्कस में या डिटेलिंग में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।